संपादी को मस्तिष्क में से इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन दीजिए, षटकर्म, आसन, मुद्रा। प्रत्यय। आंसर क्या है बता दीजिएगा। सर प्रत्याहार। हाँ, प्रत्याहार से प्रत्याहार होगा सही। इसका, प्रत्याहार। हाँ सही है, प्रत्याहार सही आंसर है। इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। और हमें पता है कि योग अलब्धत्वानि अनवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अंतरायः। ठीक है, नव उसमें अव्यक्तता लेखा उसमें बताया गया है कि अविरति क्या है, तो विषयों के साथ इंद्रियों का सहयोग। हमें ये विषयों के साथ हमें दूर करने के लिए किसका उपाय करना पड़ता है? अष्टांग योग में से हमको प्रत्याहार का उपाय करना पड़ता है। इसका आंसर प्रत्याहार हो जाएगा। जैसे फोर्थ नहीं होगा और भी। सर, ये भ्रांत मन स्थिति। हाँ, भ्रांत फोर्थ होगा, मन समूह स्थिति। होगा। हाँ, समूह होगा इसका आंसर। इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिएगा, भगवत गीता में क्रोध से क्या उत्पन्न होता है, तो शांत मन स्थिति समूह। ठीक है, ये आंसर है हमारा। 62 और 63 श्लोक में वर्णन आता है, 62 और 63 में। विषयों का चिंतन पहले होगा, फिर आसक्ति। कोई विषय देखा, उसमें चिंतन किया हमने, फिर उसमें आसक्ति हुई हमारी, आसक्ति से कामना बढ़ी, कामना पूरी नहीं हुई तो हमको क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोध पूरा नहीं हुआ तो सम्मोह यानी उसका मोह हो गया, अब उसको छूटना नहीं है ना, पूरी तरह से उसमें मोह में आ गए। तो मोह में आने के बाद हमारी बुद्धि नाश हो जाएगी, और बुद्धि नाश होगी तो पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। ठीक है, ये स्टेप है, इसको ध्यान रखना। इसी तरह से कोई चीज आई है, उसमें आसक्ति आई, उसमें कामना हुई, कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोध पूरा नहीं हुआ तो सम्मोह मोह हुआ, और मोह पूरा नहीं हुआ मतलब हमारा मोह में पड़ गए तो हमारी बुद्धि नाश हो गई और हम अपनी स्थिति से गिर गए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस गुण के अधिकता से अधिक आधिक्य में आंतरिक तृष्णा एवं अनुरक्ति होती है? इसमें इंग्लिश में भी देख लेते हैं। विच गुना प्रेडोमाइंस इनर थर्स्ट एंड अफेक्शंस। ठीक है, तो किस किस गुण से आंतरिक तृष्णा होती है? सिंपल था ये क्वेश्चन। कैसे रजोगुण। सत्व एंड रजोगुण एक साथ। नहीं, आंतरिक तृष्णा, तृष्णा से तो ये रजोगुण होता है, तृष्णा बढ़ती है रजोगुण से। इसका कुछ एक्सप्लेन किया है क्या, देखता हूँ मैं। नहीं, ठीक है, रजोगुण से तृष्णा होती है, सत्वगुण से। वैसे ये इससे रिलेटेड है ना, चित्त मूड विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध। हाँ, तो जो रजोगुण है उसमें हमारी तृष्णा होती है, तमोगुण है वो अज्ञान होता है, और सत्वगुण जो होता है वो विवेकशील होता है, प्रकाशमय होता है। ठीक है, प्रीतिमय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का क्वेश्चन, परिहार विवृत्ति को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? इंग्लिश में एटीट्यूड है, एटीट्यूड ऑफ फोर ब्रेन्स इज नोन एज। एटीट्यूड ऑफ फोर ब्रेन्स इज नोन एज यानी परिहार की अभिवृत्ति। दोनों को, हाँ ठीक है, दिख रहा है। तो बताइए, उपरिति, तितिक्षा, शम, दम, इसमें से क्या हो सकता है आंसर? तितिक्षा। तितिक्षा, हाँ तितिक्षा है इसका आंसर। इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। एटीट्यूड ऑफ फॉरबिडेंस इज नोन एज, ठीक है, परिहार की अभिवृत्ति। तितिक्षा, अब तितिक्षा ये किस में आता है? देखिए, हमने ज्ञानियों के साधन देखते हैं, ज्ञानियों के साधन में दो प्रकार के साधन बताए गए हैं, बहिरंग और अंतरंग। बहिरंग के अंतर्गत विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये आते हैं। और अंतरंग में श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये 3 पॉइंट आते हैं। विवेक यानी विवेक रहना, सबको पता होगा। ठीक है,
वैराग्य कि आसक्ति नहीं रहे। षट संपत्ति में 6 प्रकार आते हैं, ठीक है, और मुमुक्षु की इच्छा होना। तो षट संपत्ति में हम देखते हैं शम, दम, उपरति, तितिक्षा, ठीक है, ये तितिक्षा रहा हमारा क्वेश्चन में, और श्रद्धा और समाधान। शमन करते हम मन का और दमन करते हम इंद्रियों का, ठीक है, एकदम सिंपल से शॉर्टकट में लिखा है। और उपरति यानी राग रहित, यानी प्रत्याहार की स्थिति होती है, ठीक है, राग रहित। तितिक्षा यानी द्वंद्व, ठीक है, द्वंद्व की स्थिति होती है। और श्रद्धा यानी बताए गए मार्ग को देखना। और समाधान यानी चित्त एकाग्रता। तो द्वंद्व की जो स्थिति होती है, तो जो हमने ऊपर पढ़ा था, परिहार की अभिवृत्ति को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, एटीट्यूड को? तो द्वंद्व, ठीक है, तितिक्षा यानी द्वंद्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 29, ये 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। काया द्रव्यमान सूचकांक के विश्लेषण हेतु सही सूत्र निम्नलिखित है, बताएगा। बॉडी मास इंडेक्स का फार्मूला है, बॉडी मास इंडेक्स, ये जो फार्मूला है बॉडी मास इंडेक्स में क्या आता है, मतलब क्या किया जाता है हमको क्रिया, ठीक है, जिससे हम बॉडी मास इंडेक्स Weight निकाल सकते हैं upon हमारे। weight हेलो, upon height, जी सर, वेट वेट अपॉन अपॉन हाइट, ये किलोग्राम हाइट इन मीटर, थर्ड वाला। वजन, वजन बताया, लंबाई बताया, यानी वेट बताया है और बताया है। आप थर्ड वाला बोल रहे हो, इसमें देखिए, यानी वजन वेट अपॉन हाइट ही तो। अपॉन हाइट मीटर पर स्क्वायर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जब मीटर पर स्क्वायर करेंगे तब जाकर बॉडी मास चलता है। देखिए इसमें एकदम स्पष्टीकरण करके रखा है फर्स्ट हमने, है। कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका एक्सप्लेन कर लेते हैं ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए हमें बॉडी मास इंडेक्स का फार्मूला है, ठीक है, ये क्या है फार्मूला, कौन सा है? वेट अपॉन हाइट मीटर पर स्क्वायर, दिख रहा है सबको? इसमें जो हमारी हाइट रहती है सेंटीमीटर में होती है। जैसे सेंटीमीटर में हम हाइट मापते हैं 156, जैसे हमारी है समझ, फॉर एग्जांपल, तो हमको लिखना होता है 1.56 मीटर में, ठीक है, फिर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, फिर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। मीटर पर स्क्वायर है ना, देखिए वेट अपॉन हाइट मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, तो इसमें हमारा वेट और हाइट से हमारा बॉडी मास इंडेक्स देखते हैं, यानी मोटापा को चेक किया जाता है, मोटापा को चेक किया जाता है, ओबेसिटी को चेक किया जाता है। जैसे पूरा फार्मूला पहले देख लेते हैं। ये फार्मूला है, जैसे किसी का वेट होगा 30 kg, ठीक है, और उसका जो हाइट आ जाएगा 170 सेंटीमीटर, तो 1.7 मीटर आएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे हम तो 2.89 आएगा, ठीक है, और 70 kg। इसका जब हम डिवाइड करते हैं तो 24.22 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये जो बॉडी मास इंडेक्स आया है, ठीक है, गुणांकन आया है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा मोटापा के, वो देखेंगे हम। तो देखिए पहले कैटेगरी में क्या होता है कि 18.5 जो बॉडी मास इंडेक्स का जो है रेंज है, वो 18.5 के कम होगा तो वेट कम रहेगा, ठीक है, वेट हमारा कम रहता है, ठीक है, एकदम ही कम हो जाता है, ठीक है, 18.5 के कम आ जाएगा तो ठीक है। इसमें क्या होगा, जो हमारी शरीर की क्रिया होती है वो ट्रेस रहता है, एंजाइटी होती है हमें, ठीक है, डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, मसल्स ब्रेकडाउन होते हुए, ठीक है, और दुबले पतले होते हैं हम, ठीक है, इस कैटेगरी में जो आते हैं वो दुबले पतले रहते हैं। नेक्स्ट आता है 18.5 से 24.9, ठीक है, इसमें नॉर्मल रहता है हमारा इसमें जिसका जिसका बॉडी मास इंडेक्स रेंज आता है वो सारे लोग का नॉर्मल होते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट 25 मतलब 25 से 29 तक रहेगा तो वो मोटापा में आ जाएगा, मतलब वजन ज्यादा, इसमें मोटापा होता है, ठीक है, मोटापा, इसमें थकान होती है,
डाइजेशन और स्ट्रेस होती है, ठीक है। और 30 के ऊपर आएगा तो मोटापा 1 टाइप में आ जाएगा, और 35 से 39.5 में आ जाएगा तो ओबेसिटी 2 में आ जाएगा, ठीक है, ओबेसिटी 2 में आ जाएगा। फिर 40 के ऊपर आ जाएगा तो एक्सट्रीम ओबेसिटी, मतलब सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। देखिए इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, डिसीज होता है, पेन होता है, होता है, और लाइफ स्टाइल मतलब खराब हो जाती है एकदम, ठीक है हमारे, ठीक है। हमारा जो बॉडी का फिटनेस मापने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए इसमें, ठीक है, क्योंकि ये 2 बार हुआ, क्वेश्चन आया हुआ है। तीसरी बार किसी का वेट दिया जाएगा और किसी का हाइट दिया जाएगा, और आपको बॉडी मास इंडेक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। यह हो ही सकता है, सामने जाकर आगे क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए मुझे। 30 नंबर, योग चिकित्सा में ग्रास नली के विकार का निम्नलिखित में से किस विधि से सुगमता पूर्वक निवारण किया जाता है? ग्रास नली बताइएगा। इसमें ग्रास नली के विकारों से हम विकार दूर किया जा सकता है इस शुद्ध क्रिया से, नीचे जो दिए गए हैं उनसे। दंड धोती। और 2 and और 4 वाला आएगा सर ना, 2 and सेकंड एंड फोर्थ, दंड अंतर धोती, धोती, दंड धोती। हाँ अंतर धोती में आ सकता है, ठीक है, अंतर धोती भी आ सकते हैं, दो ऑप्शन इसमें दिए थे, है ना, ठीक है। दंड धोती और अंतर धोती ये दोनों आ सकते हैं। इसका स्पष्टीकरण कर लेते हैं हम घेरन संहिता के अनुसार। सब लोग घेरन संहिता तो पढ़े हुए हैं ना। देखिए घेरन संहिता में जैसे पहला ऑप्शन था मूल शोधन। मूल शोधन में क्या करते हैं हम, हल्दी का डंडा, मध्यम अंगुली और जल से योग करते हैं, ठीक है। इसमें लाभ जो होता है वो बवासीर, बड़ी आंत, जो भी रोग होते हैं वो दूर होते हैं मूल शोधन से। और भी लाभ बताए है ना, कोष्ठ अमाजीर्ण जठर होता है मूल शोधन से, ध्यान रखिएगा। फिर अंतर में हमने 4 धोती देखते हैं, वारिसार, अग्निसार और बहिष्कृत। वात्सार में लाभ देखते हैं, सभी रोग नष्ट होता है, जठर अग्नि प्रदीप्त होता है और शरीर निर्मल होता है। वारिसार में हम शंख प्रक्षालन की क्रिया करते हैं, है ना, देवताओं के समान शरीर की प्राप्ति होती है। अग्निसार में हमको नाभि को 100 बार नाभि को लगाना होता है, इधर उधर, है ना, लगाना होता है नाभि को। सभी उदर के रोग नष्ट हो जाते हैं, जठर अग्नि प्रदीप्त होती है और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ है। बहिष्कृत में आधा प्रहर यानी 1.5 घंटा जब हम वायु को रोकते हैं तब हम प्रक्षालन कर्म करते हैं। उसके बाद प्रक्षालन कर्म में क्या करते हैं, शक्ति नाड़ी का जिक्र किया गया है, शक्ति नाड़ी, ठीक है, एनस पार्ट को बोला गया है उसमें, उसको बाहर निकालकर पानी साफ किया जाता है, ठीक है। उसी को जो प्रक्षालन कर्म करते हैं उसी को महाधोती बोला गया है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो लाभ बताया गया है वो देवताओं जैसा शरीर होता है। तो किसमें देवताओं जैसा शरीर बताया है, तो बहिष्कृत धोती में बताया है। फिर बताया है इसमें देवताओं के लिए दुर्लभ है, अग्निसार में भी बताया है और वारिसार में बताया है, ठीक है। वारिसार, अग्निसार और बहिष्कृत में बताया है देवताओं का शरीर। फिर दंत धोती आता है। दंत धोती में हम क्या क्या पढ़ते हैं, 5 प्रकार के टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है। दंतमूल, जिह्वामूल, कर्णरंध्र के 2 टाइप्स और एक कपालरंध्र, ये 5 प्रकार की धोती बताई गई है। दंतमूल में दांत जो दांत जड़ सफाई होती है, सॉरी इसमें 1 मिनट, हाँ, दांतों की सफाई होती है, दांतों की जड़ की सफाई होती है। ये जो खादी रस और विशुद्ध मिट्टी से किया जाता है। इसमें प्रमुख कर्म बोला गया है दंतमूल को, ध्यान रखिएगा। फिर जीवामूल में हमने 3 उंगलियों का प्रयोग करते हैं, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका।
इसका प्रयोग करके मक्खन लगाना होता है हमको और इसमें कफ दूर किया जाता है। इससे जो लाभ होता है, जीवा लंबिका होती है, जरा मरण और रोग का निदान किया जाता है। कर्णतंत्र में दो प्रकार टाइप आते हैं, हम दाया कर्ण से भी करते हैं और पाया कर्ण से भी करते हैं। इसमें तर्जनी और अनामिका का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो लाभ बताया गया है वो नाद की अनुभूति होती है। और कपाल तंत्र में जो हाथ की अंगुलियों से हाथ की अंगुली लपेटते हैं हम और उसमें पानी भरकर कपाल में थपकी देते हैं, ठीक है। और अंगूठा का भी प्रयोग किया गया है किसी किसी ग्रंथ में, और किसी किसी ग्रंथ में हाथ और अंगुली समेट कर किया जाता है। लाभ में बताया है कफ दोष निवारण होता है, खोपड़ी की ऊपर की जो नाड़ी है वो निर्मल होती है और दिव्य दृष्टि मिलती है कपाल तंत्र से। इसमें टाइम बताया भोजन बाद, दिन समाप्तन के पहले और निद्रा के पहले। फिर हृदय धोती। हृदय धोती में 3 टाइप्स आते हैं, दंड धोती, वमन धोती और वसन धोती। दंड धोती में हम केला, हल्दी, बेत का प्रयोग करते हैं, हृदय के मध्य उसको डाला जाता है। इससे लाभ जो होता है वो हृदय रोग होता है, ठीक है, हृदय रोग दूर हो जाता है। वमन में क्या करते हैं, भोजन करने के बाद हम कंठ तक पानी पीते हैं, फिर क्षण भर हम ऊपर देखते हैं और वमन करते हैं, ठीक है। हाँ, वमन करते, क्षण भर ऊपर देखकर वमन। लाभ बताया कफ पित्त का निवारण होता है। वसन धोती 4 अंगुल चौड़ा बताया गया, लंबे की बात नहीं कही है, ठीक है, लंबाई नहीं बताएगी, सिर्फ 4 अंगुल चौड़ा कपड़ा लेना होता है। इसका लाभ जो है वो गुल्म, ज्वर, प्लीहा, कुष्ठ, कफ, पित्त, ठीक है, इस तरीके से। और प्रत्येक दिन आरोग्य की बल पुष्टि की वृद्धि होती है, ठीक है। प्रत्येक दिन आरोग्य बल पुष्टि की वृद्धि होती है, ध्यान रखना है सबको। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा इसमें, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हम। हाँ, इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन है। प्रातः काल और सायंकाल में संधि में हल्की जकड़न निम्नलिखित में से किसका मूल लक्षण है? इसका आंसर देना है आपको। तो रूमेटेड अर्थराइटिस वाला, रूमेटाइड अर्थराइटिस, ठीक है, रूमेटाइड अर्थराइटिस संधिशोथ का जो प्रातः काल और सायंकाल में संधि में हल्की जकड़न होती है, इसका मूल लक्षण है। देखते हैं, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि मैं थोड़ा सा ज्यादा ही लिखा हूँ, फिर थोड़ा सा बोरियत लग जाएगा, है ना। तो देखिए, अर्थराइटिस जो ऑप्शन थे ना, ऑप्शन क्या क्या थे हमको ऑप्शन देख लेते हैं। तीव्र संधिशोथ, यानी तीव्र संधिशोथ को इसमें एक्यूट अर्थराइटिस बोला जाता है, फिर गाउट, फिर रूमेटाइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसको पढ़ना है हमको। चारों ऑप्शन को देखना है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले तो अर्थराइटिस क्या है वो देखेंगे। मेनली जो अर्थराइटिस होती है, गठिया भी बोला जाता है इसको, हाँ ठीक है, अर्थराइटिस गठिया। इसमें जोड़ों की बीमारी है। इसमें हर साल 180 मिलियन लोग, ये जोड़ों की बीमारी है अर्थराइटिस, ऊपर करना। हाँ, हर साल इसमें 180 मिलियन इफेक्ट करता है ये, ठीक है। 12 अक्टूबर को विश्व अर्थराइटिस डे मनाया जाता है। व्हाट इज द कंडीशन, इसमें क्या कंडीशन होती है, जॉइंट्स में सूजन होता है और पेन होता है। कार्टिलेज, ये कनेक्टिव टिश्यू से बना है, इसमें कार्टिलेज की कमी आ जाती है जिससे बोन घिंचाव हो जाता है, एक दूसरे को रगड़ लिया जाता है ना, टंग टंग जैसा आवाज आता है ना हड्डियों में, इसी की वजह से, कार्टिलेज कमी होने की वजह से इसमें पेन होता है। यह प्रमुखता हम 3 टाइप में देखते हैं, ठीक है। अर्थराइटिस जो है वो 3 टाइप्स में देखते हैं। 3 टाइप में आते हैं, एक ओस्टियोआर्थराइटिस, इन्फ्लामेटरी और सेप्टिक, ठीक है। तो ओस्टियोआर्थराइटिस में प्राइमरी और सेकेंडरी 2 टाइप्स आते हैं, और इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस में रूमेटिक अर्थराइटिस और एंकुलोसिस सिम्पोटिस स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है। और तीसरा नंबर का आता है गाउट। मेनली हमें ज्यादा सिस्टम किसके दिखने में आते हैं, ओस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटेटिक अर्थराइटिस, ठीक है। तो पहला हमारा जो है ओस्टियोआर्थराइटिस, इसमें क्या होता है, इसको और एक नाम से जाना जाता है,
वियर और टीयर इस नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि कार्टिलेज की जो लेयर है वहां से निकल जाती है वो जॉइंट से, ठीक है, और पेन होने लगता है। जॉइंट्स में कार्टिलेज ब्रेक डाउन हो जाता है। कार्टिलेज कमी होने से ही ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, ये ध्यान रखिएगा। और रूमेटाइड अर्थराइटिस, इसमें क्या होता है, हमारी जो ऑटो इम्यून सिस्टम जो होती है और इन्फ्लामेटरी डिसीज, ऑटो इम्यून सिस्टम और इन्फ्लामेटरी डिसीज जो होती है, इसके वजह से जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम होती है वो क्या करती है, हमारे ही हेल्दी सेल को अटैक करती है, ठीक है, हमारे सेल को हानि पहुंचाती है। इसीलिए रोमेटिक अर्थराइटिस होती है। इसलिए हमको जो हमने बोला ना, उसमें क्वेश्चन था कि सुबह और सायंकाल में संधि में, ठीक है, हल्की से जकड़न होती है। तो इसी की वजह से हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है जो हमारे हेल्दी सेल को अटैक करती है, इसकी वजह से हल्का से हमें सुबह और शाम को जकड़न आती है। ठीक, यही हमारा मेन क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल जाते हैं। ठीक है, बाकी का आप इसमें लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बोरियत ना हो। मैं अब सारे ऑप्शन को रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडलिनी योग में पाचक अंग ग्रंथियां एवं सौर चक्र की तंत्रिकाएं। इसमें होगा ऑप्शंस, एक मिनट करिएगा इसको, नेक्स्ट करिए, नीचे नीचे ऊपर करिए, ऊपर करिए, ऊपर करिए, ऊपर करिए, ऊपर करिए, ऊपर करिए। हाँ, नेक्स्ट पे एक मिनट उसको बंद कर दीजिए। नेक्स्ट जो मैंने पीडीएफ भेजा है ना, उसको ओपन करना। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है इसमें। जो कुंडलिनी में पाचक अंगों ग्रंथियां एवं सौर चक्र की तंत्रिका निम्नलिखित में से किससे परिलक्षित होती है? इसका आंसर दीजिएगा। आज्ञा चक्र, सहस्त्र चक्र, बिंदु चक्र या मणिपुर चक्र? हाँ, डी नंबर मणिपुर। मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र से संबंधित है, क्योंकि इसमें पाचक अंग बोला गया है। ठीक है, पाचक अंग एक भी शब्द हमें मिल जाएगा ना तो हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में है कि शिव संहिता के अनुसार 12 वर्षों की गहन साधना के पश्चात मध्यम साधक किस योग का के हेतु उपयुक्त है? तो इसमें ये जो क्वेश्चन है वो गलत हो गया है, ठीक है, एनटीए से। तो इसमें साफ साफ हम पढ़ लेते हैं, आगे ये क्वेश्चन आ सकता है, एकदम अच्छे से लिखे देख लीजिएगा। मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, ये 4 योग की बात बताई गई है शिव संहिता में। इसमें साधक भी 4 प्रकार के बताए गए, जैसे पतंजलि योग सूत्र में 3 प्रकार के बताए, लेकिन इसमें एक बढ़ गया है। ठीक है, इसमें मृत्यु, मध्य, अधिमात्र और अधिमात्रतम इस प्रकार के साधक वर्गीकृत किए गए हैं और योग वर्गीकृत किए गए हैं। इनमें जो साधना की जाती है, कितने कितने वर्षों की साधना होती है, जैसे मंत्र योग में 12 वर्ष की और लय योग में 9 वर्ष की दिया नहीं है। ठीक है, इसलिए तो उसको गोल करके रखा है मैंने, श्लोक में नहीं दिया है, फिर भी 9 वर्ष हम समझ लेते हैं। हठ योग में जो अधिमात्रक साधक है वो 6 महीने 6 वर्ष तक करता है साधना। और राजयोग का जो अधिमात्रम साधक है, अधिमात्रतम, ठीक है, वो 3 वर्ष तक साधना करता है। किसी को इसमें डाउट है बताइएगा, ये याद होना चाहिए, क्वेश्चन में आता है। 12 9 3 3 का माइनस करना है, 12 9 6 3। मृत्यु, मध्य, अधिमात्र, अधिमात्रतम, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 34 टीचिंग मेथड्स फॉर योगिक प्रैक्टिस नामक पुस्तक के अनुसार ज्ञात से अज्ञात की ओर वाले किस विधि गतिविधि की प्रस्तुति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो योगिक सिद्धांत है इसमें ऑप्शन में, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, शैक्षणिक सिद्धांत है और समाज शास्त्रीय सिद्धांत है। आपके सामने 5 ऑप्शन है। ठीक है, 5 सिद्धांत बताए गए हैं, तो 5 ऑप्शन आप बता दीजिएगा स्क्रीन देखकर। ज्ञात से अज्ञात की ओर यह गतिविधि किस सिद्धांत में बताया गया है? जल्दी दीजिएगा आंसर। ये पिछले साल भी आया हुआ है और आता ही रहता है क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखिएगा और बता दीजिएगा जल्दी से। ठीक है, इसका जो आंसर है ये नहीं, शैक्षणिक सिद्धांत में आता है। ठीक है, शैक्षणिक सिद्धांत में। गलत होगा तो भी दीजिएगा, मतलब फिर बाद में तो याद रहेगा। ठीक है, शैक्षणिक सिद्धांत में आता है। इसमें 5 सिद्धांत का लिखा है मैंने। तो पहले यौगिक सिद्धांत का हम देख लेते हैं। इसमें प्रचलित अभ्यास आसन होता है यौगिक अभ्यास में।
सभी यौगिक अभ्यास से मन की शांति होती है। इसमें यौगिक अभ्यास के 6 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करना। हाँ, आसन, प्राणायाम, बंध, क्रियाएं, ध्यान और अभिवृत्ति प्रशिक्षण। ठीक है, पहला डब्बा देखिएगा एकदम स्टार्ट में, इसमें यौगिक अभ्यास बताए गए हैं। ठीक है, यौगिक अभ्यास के 6 प्रकार बताए गए हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारा दूसरा जो सिद्धांत बताया गया है, कौन सा मनोवैज्ञानिक है ना, एक मिनट देखिएगा। दूसरा ऊपर करिए, नीचे करिए, थोड़ा नीचे करिए, इसको अब नीचे करिए, मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ नीचे, हाँ बस, गुड। हाँ, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में क्या होता है कि सीखने के लिए क्रिया लगातार करनी होती है और दोष रहित अभ्यास करना चाहिए और तंत्रिका से संबंधित है, यह मनोवैज्ञानिक। फिर नेक्स्ट है शरीर रचना क्रियात्मक। इसमें पुरुष की विशेषता और स्त्रियों की विशेषता बताई गई है। शरीर रचना क्रियात्मक एनाटॉमी में है ना। तो पुरुष की विशेषता है शारीरिक रचना मजबूत होती है, स्त्रिया के मुकाबले पुरुष की जो शारीरिक रचना होती है वो मजबूत होती है। पेशीय का भार होता है 1.8% होता है। नेक्स्ट, इसमें जो एंगल होता है लंबोसेक्रल एंगल, पुरुषों में वो 133 होता है डिग्री। और स्त्रियों की विशेषता देखते हैं, स्त्रियां पुरुषों के मुकाबले दुर्बल होती है, शारीरिक रचना है ना। पेशी भार इसमें 35.8% होता है और पुरुषों में 41.8% होता है। लंबोसेक्रल जो होता है वो नीचे वाला जो पेल्विक रीजन वाला भाग होता है वो 138 डिग्री होता है इसमें। फिर शरीर संतुलन, जो हमारा शरीर संतुलन कैसा होता है, मतलब किसकी वजह से होता है, तो एंडोलिम्फ द्रव्य होता है। एंडोलिम्फ द्रव्य देखते हैं हम, ये कान में होता है। ठीक है, चंद्रकाल नलिका में होता है ये। ठीक है, कान की चंद्रकाल नलिका में होता है एंडोलिम्फ द्रव्य, इससे हमारा शरीर का संतुलन बनता है। तीसरा हो गया ना, चौथा। ठीक है, सॉरी, चौथा शैक्षणिक सिद्धांत। इसी में हमको देखना था है ना वो क्वेश्चन का। इसमें ज्ञानेंद्रिय का मेन भूमिका रहती है, ज्ञानेंद्रिय हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय। फिर इसमें बार बार अभ्यास किया जाता है हमको शैक्षणिक सिद्धांत में। सीखने के दौरान 3 पार्ट बताए गए हैं। यौगिक कार्य से पहले निर्देश देना, हम यौगिक कार्य से पहले निर्देश देते हैं, इंटरेक्शन देते हैं। फिर करते समय, यौगिक कार्य करते समय भी इंटरेक्शन देते हैं ना, बताते हैं। और अंतिम में भी निर्देशन देते हैं, हम लास्ट में भी बताते हैं। ये यौगिक कार्य से मतलब ये क्या है, सीखने के दौरान 3 पार्ट बताए गए हैं सीखने के दौरान। फिर सामूहिक कक्षा के दौरान 2 पार्ट बताए गए हैं। जब हम सामूहिक कक्षा लेते हैं यौगिक सिद्धांत अंतर्गत, तब एक अनौपचारिक और एक पर्यवेक्षित, अनौपचारिक और पर्यवेक्षित अभ्यास होता है। इसमें देखिए सीखने में प्रगमन सिद्धांत भी अब क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, प्रगमन सिद्धांत इसमें न्याय से अज्ञान आया, लेकिन प्रगमन सिद्धांत के अंडर में आता है। क्या आता है देखिए, सरल से जटिल और ज्ञात से अज्ञात, ये ध्यान रखिएगा। प्रगमन सिद्धांत, ठीक है, किसके अंतर्गत, शैक्षणिक सिद्धांत के अंतर्गत। और इसमें पॉइंट है सीखने के लिए प्रभावी की 3 विधियां सीखने की। देखिए इसमें नीचे ही पॉइंट है और इसके जस्ट राइट साइड में सीखने के प्रभावी प्रक्रिया की 3 विधि बताई गई। सीखने में जो प्रभावित विधि है 3। पूर्ण विधि, इसमें फाइनल स्टेज किया जाता है, सारा एक ही बार किया जाता है फाइनल स्टेज। अंश विधि यानी सरल से जटिल। देखिए सरल से जटिल किस प्रभावित शिक्षण विधि में आता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा घुमाकर, तो ये अंश विधि आएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से हमको चीजों को याद रखना पड़ता है। ठीक है, फिर पूर्ण अंश विधि, इसमें क्या होता है कि एक भाग सीखने के बाद दूसरे से जोड़ी बनाकर सीखना होता है। पहले हम एक भाग करेंगे, फिर दूसरे से जोड़ी बनाकर सीखना होता है। पूर्ण विधि, अंश विधि और पूर्ण अंश विधि, ये जो है तीनों विधियां सीखने को प्रभावित करने वाली विधियां है। राइट, लास्ट वाला देखते हैं हम, 5वां जो सामाजिक सिद्धांत है। थोड़ा सा इसको क्या करिए, 5वां वाला दिखाइए हमको। हाँ ठीक है, धन्यवाद। समाज वैज्ञानिक सिद्धांत, इसमें होता है कि यौगिक अभ्यास सीखने के बाद, जब हम अभी यौगिक अभ्यास सीख लिया, ठीक है, हमने सारा कुछ कर लिया, लेकिन अब क्या करना है हमको, व्यवसाय में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण हमको सामाजिक व्यवहार में अपनाना पड़ता है। ठीक है, यही बात बताई गई यौगिक समाज वैज्ञानिक सिद्धांत में। ठीक है,
तो ये पांचों का सीक्वेंस भी पूछ सकता है, इसमें जो विशेषता है वो भी पूछ सकता है, और हर बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है इसमें। और जो मेनली है वही उसमें से उठाया है मैंने, और पिछली बार सर ने बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया था, तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया था, ठीक है। तो उसी में से मैंने इसको बनाया है, नोट्स बनाया है उसी नोट्स में से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सारा पांचों का सिद्धांत क्लियर कर दिए इसमें हम। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, ठीक है। मतलब कुछ प्रॉब्लम हुआ हो तो बताइए, नहीं तो फिर नेक्स्ट और कर लेते हैं। टाइम कितना हुआ? ठीक है, एक क्वेश्चन और हो जाएगा। अध्यापक सटीक, नेक्स्ट होता है 35, ठीक है। अध्यापक सटीक व संक्षिप्त अनुदेश देते हैं, इसके साथ ही प्रदर्शन होता है और विद्यार्थी तदनुसार प्रस्तुति करते हैं। क्वेश्चन दिख लिया आपको? आंसर आपको देना है निर्देशन अभ्यास विधि, प्रदर्शन विधि, अनुदेशन अनुक्रिया विधि, व्यष्टिपरक अनुदेश विधि। ये चार बताए गए ऑप्शन में, आंसर दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन तो दिख रहा है आपको। निर्देश अभ्यास विधि ऑप्शन है, निर्देश अभ्यास विधि, प्रदर्शित विधि, अनुदेश अनुक्रिया विधि, व्यष्टिपरक अनुदेश विधि। मैंने चार ऑप्शन बोला है, कोई भी एक आंसर दीजिए। निर्देश विधि होगा क्या इसमें से? अनुदेशन निर्देश क्रिया विधि। तो इसमें बहुत बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कितने विधियां है शिक्षण विधियां, ये हमारा क्वेश्चन है ना। तो शिक्षण विद्या है 7 विद्या पुस्तक के अनुसार। केवल धाम की जो बुक है उसके अनुसार 7 विद्या बताई गई है। मैंने 7 विद्या का नाम भी लिखा, सीक्वेंस से देखिए, सीक्वेंस भी लगाने के लिए पूछता है। थोड़ा सा इसको ऊपर ऊपर नीचे क्या बोलते हैं, ऊपर, हाँ जस्ट एक मिनट राइट साइड में देखना है मुझे, हाँ बस ओके, थोड़ा सा, हाँ बस, हाँ। व्याख्यान, पहली है व्याख्यान, दूसरी है निर्देशन अनुक्रिया, तीसरी है वैयक्तिक निर्देश, चौथी है समूह चर्चा, पांचवी है निर्देशन अभ्यास, और छठवीं है परियोजना, और सातवीं है प्रदर्शन विधि। इसको रट लेना है आपको अच्छे से, हर बार क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। व्याख्यान विधि पहली विधि देखते हैं। इसमें क्या होता है, औपचारिक अध्यापन की प्राचीन विधि है, सबको पता है। अध्यापक केंद्रित होती है और परिपक्व छात्रों को ज्यादा लाभ मिलता है इससे, व्याख्यान विधि से। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, अनुदेशन अनुक्रिया विधि। इसका जो आंसर था हमारा, सटीक व संक्षिप्त अनुदेशन देते हैं अध्यापक, इसके साथ ही प्रदर्शन होता है और विद्यार्थी तदनुसार प्रस्तुति करते हैं। यह हमारा क्वेश्चन था। इसका जो आंसर है वही है, निर्देशन अनुक्रिया विधि, दूसरे नंबर का है। इसमें अध्यापक द्वारा किसी विषय को प्रस्तुत करने के लिए साथ साथ साफ साफ निर्देश देते हैं, ठीक है। प्रस्तुत करने के साथ साथ साफ साफ निर्देश भी दिया जाता है। ये निर्देश विषय के प्रदर्शन से पहले, बाद में और साथ साथ भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट, तीसरा नंबर, व्यक्तिगत या व्यष्टि निर्देश विधि, ठीक है। इसको व्यष्टि भी बोला जाता है, इंडिविजुअल भी बोला जाता है ना। नेक्स्ट, तीसरा नंबर का देखिए, सीखने की प्रक्रिया, कुछ तो आया ना इसमें, उसको हटा दीजिएगा, एडिट इमेज, हाँ। सीखने की प्रक्रिया व्यक्तिगत तौर पर होती है इसमें, ठीक है। इस विधि में समूह बनाए रखने के बावजूद व्यक्ति विशेष की खूबियां और खामियां, मतलब क्या अच्छे कर रहे हैं और क्या बुरे कर रहे हैं, का भी ध्यान रखा जाता है समूह में भी, ठीक है। व्यक्तिगत सीखने की प्रक्रिया तो व्यक्तिगत तौर पर रखी होती है, व्यक्तिगत तौर पर होती है, लेकिन इसमें समूह बनाया भी जाता है, लेकिन समूह में हमको व्यक्तिगत उसको देखना होता है कि क्या अच्छा कर रहा है और क्या बुरा कर रहा है, ठीक है। यही व्यक्ति या व्यष्टि अध्ययन अनुदेशन विधि कहा जाता है। हाँ, समूह चर्चा विधि, इसमें समूह चर्चा विधि में क्या होगा, तो समस्या का समाधान ढूंढने के लिए होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है और फर्स्ट पेपर में भी पूछा जाता है। समूह चर्चा विधि में क्या किया जाता है, तो समस्या का समाधान ढूंढने के लिए होती है, ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। वैयक्तिक और सामूहिक दोनों मूल्यों का ध्यान रखा जाता है इसमें। छात्रों की सहभागिता और नेतृत्व क्षमता विकसित होने तक शिक्षक को नेतृत्व का काम करते रहना है। जब तक कि छात्र की सहभागिता नहीं होती और नेतृत्व की क्षमता नहीं आती, तब तक शिक्षक को नेतृत्व का काम करते रहना चाहिए, ठीक है।
समूह चर्चा विधि में। नेक्स्ट, निर्देशन अभ्यास विधि, इसमें असाइनमेंट विधि भी कहा जाता है, ऊपर करिए, असाइनमेंट विधि भी कहा जाता है इसको। यौगिक क्लास के बाद छात्र को अलग से दूसरे अभ्यास का अभ्यास करने को कहा जाता है ना। यौगिक क्लास के बाद अब क्या किया जाता है उनको कि दूसरे अभ्यास का अभ्यास करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि और इम्प्रूवमेंट हो सके, ठीक, इसीलिए। नेक्स्ट, परियोजना विधि, लास्ट विधि है ये, नहीं एक मिनट, सेकंड लास्ट है, ठीक है। परियोजना विधि, इसको प्रोजेक्ट मेथड भी बोला जाता है। जब क्लास में जो सीखा गया है ना, उसको क्रियान्वित करना है हमें, अभी क्रियान्वित करने में दक्ष बनना है हमको। इसीलिए क्या किया जाता है कि अपने अनुभव पुस्तिका तैयार करना होता है हमें स्टार्ट में, है ना, और अलग अलग पुस्तक से ग्रंथ, मतलब अलग अलग ग्रंथ से उस अभ्यास के बारे में जानकारी को छाट कर लिखना होता है, और मॉडल भी तैयार करना होता है, और फिर क्या करते हैं लास्ट में छात्र से उसे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये परियोजना विधि है, सिंपल है। नेक्स्ट, लास्ट में आता है डेमोन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन विधि। इसमें यौगिक अभ्यास का सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शन करना होता है ना। अब योग अभ्यास सीख लिया हमें, अब हमको सार्वजनिक तौर पर सिखाना है, ठीक है। तो इस विधि में छात्र के अंदर के गुणों का पता चलता है ना, सार्वजनिक तौर पर किए तो। ठीक है, 35 तक हो गया है। 36 नंबर, निम्नलिखित में से किस नैदानिक अवस्था में उष्ट्रासन लाभकारी है? तो उच्च रक्तदाब, मधुमेह मेलिटस, पुष्ट वेदना, उसको पीठ दर्द या कुब्जता भी बोला जाता है, और मोनिलिया और ट्राइकोमोनास, ये ऑप्शन है। देखिए, दिख रहे हैं ऑप्शन, इसका आंसर क्या है? नैदानिक यानी पूरे परिपूर्ण, ठीक है। उपचारिक जर आएगा, उपचारिक तो धीरे धीरे करते हैं डॉक्टर लोग, क्या करते हैं उपचारिक में, उपचार करते हैं तो थोड़ा थोड़ा गोलियां खिलाते हैं। नैदानिक यानी पूरी तरह से इसका इलाज हो रहा है। क्या उच्च रक्तदाब, पृष्ठ वेदना एवं पीठ दर्द एवं कुब्जता। पुष्ट वेदना यानी पीठ दर्द को दूर किया जाता है इससे, क्योंकि उष्ट्रासन पीछे झुकने, तो पीठ दर्द में हमको ज्यादा पीछे झुकने वाले आसनों में मतलब लाभकारी होता है ना, ठीक है। उष्ट्रासन उसमें लाभकारी है। काइफोसिस लिखा हुआ है सर, ये क्या चीज है? काइफोसिस उसमें किसको बोलते हैं? मैंने उसमें सर्च किया है तो उसमें कुछ ट्राइकोमेनियस आया है। उसमें संक्रमण बीमारी कहा गया है, और जो स्त्री रोग में होता है उसमें, ठीक है। उसमें जनन जैसे पृष्ठ वेदना की जनन, बात। उससे कोई उतना एक्सप्लेन नहीं करना था इसमें, तो मैंने नहीं किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुजंगीकरणी का उल्लेख किस ग्रंथ में आता है? तो ग्रंथ के नाम थे आसन प्राणायाम मुद्रा बंध, सिद्धांत पद्धति, शिव संहिता। बताइए इसका आंसर। शिव संहिता ना, हट रत- हाँ, हट रत्नावली, शिव संहिता में आता है। हट रत्नावली में ये प्राणायाम के अंतर्गत आता है। हाँ, प्राणायाम के अंतर्गत, ये प्राणायाम कुंभक यानी प्राणायाम ही बताया। गुड गुड। इसमें जो आसन प्राणायाम मुद्रा बंद वाला जो दिया है ना, ये बुक है स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी की। इसमें 9 प्रकार के प्राणायाम बताए गए। ये बुक से तो क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल में कुछ कुछ क्वेश्चन, प्रैक्टिकल जो है ना हमारा लास्ट में, तो उसमें आ जाता है, ठीक है। लेकिन अभी ऑप्शन दिया है तो हमने लिख लिया। इसमें स्वामी सत्यानंद सरस्वती की ये बुक है, और इसमें 9 प्राणायाम बताए गए हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर करिएगा, ऊपर ही बोलते हैं ना, हाँ ठीक है। नाड़ी शोधन, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी, उज्जाई, भस्त्रिका, कपालभाति, मूर्छा और सूर्यभेदी, इस प्रकार से 9 स्वामी सत्यानंद सरस्वती के बुक में दिया गया है, ठीक। हम फिर अब हमको सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने प्राणायाम का उल्लेख है? तो रेचक, पूरक, कुंभक और संगठन, ये द्वितीय अध्याय में बताया गया है। 4 प्राणायाम बताए गए सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार। फिर शिव संहिता में हाँ कोई नहीं, शिव संहिता में एक ही प्राणायाम बताया है, नाड़ी शोधन, उसको पवनाभ्यास भी बोला जाता है। ये तृतीय पटल में बताया गया है। फिर आता है हठ रत्नावली। अभी हमको हठ रत्नावली देखना था ना, भुजंगीकरणी, तो इसी में आता है 9वां प्राणायाम। इसमें पहला आता है भस्त्रिका, भ्रामरी, सूर्यवेदी, उज्जाई, शीतली, मूर्छा, शीतकारी, केवली और भुजंगीकरणी, ये द्वितीय अध्याय में आता है। इसमें लास्ट में जो भुजंग करनी है वो हठ रत्नावली में बताया गया है।
ये दो दो बार क्वेश्चन आया, 22 में भी आया और इसमें 23 में भी आया, सेम क्वेश्चन आया। ठीक है, नेक्स्ट। इसीलिए पेपर एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, सेम सेम ही क्वेश्चन आते हैं। पेपर एनालिसिस आप 2023 से 2017 तक कर लोगे ना, तो 30 से 40 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे आपके, एग्जैक्ट जो लिखा गया है वो उसी में से आ जाएगा। 40 वाला कर लेंगे, 38 और 39 लास्ट में कर लेंगे। ठीक है, 40 नंबर का है। न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण बताए गए हैं, ठीक है, लास्ट वाला जो है लास्ट वाला करेंगे। ठीक है, 40 प्रमाण के प्रकार इसमें बताया गया ऑप्शन। आंसर दोगे क्या आप लोग, बताइएगा। न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण बताए गए हैं उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, शब्द और एतिह्य। इसमें दो चुनना है, इसमें दोनों जो है वो उपमान और शब्द है। ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चन। अब इसमें जो न्याय दर्शन में बताया गया है प्रमाण, हाँ धन्यवाद गुलशन भैया। न्याय दर्शन में बताया गया है प्रमाण प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्द। ठीक है, शब्द। इसमें 4 प्रकार के प्रमाण बताए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रत्यक्ष में लौकिक और अलौकिक आता है। अनुमान में 2 शब्द से मिलकर बना है पश्चात ज्ञान। उपमान जो है वो सादृश्यता के आधार पर प्राप्त ज्ञान होता है, सादृश्यता के आधार पर। और शब्द यानी आप्तोपदेश शब्द, आप्त ने बताया है वो सही है। इसके थोड़ा सा जस्ट ऊपर ऊपर हम कर लेते हैं, प्रत्यक्ष क्या है, किस में पार्ट में आता है। ठीक है, ऊपर करिएगा। प्रत्यक्ष लौकिक और अलौकिक 2 प्रकार में आता है, और लौकिक में भी 2 मत टाइप है, 2 मत है। ठीक है, बाह्य और आंतरिक। बाह्य प्रत्यक्ष में क्या होगा कि ज्ञानेंद्रिय का इस्तेमाल होगा, और आंतरिक यानी मन का इस्तेमाल होगा। बाह्य और आंतरिक मानस, इसमें और निर्विकल्प, सविकल्प और प्रत्यभिज्ञा, ये 3 टाइप है। प्रत्यभिज्ञा क्या है, तो ये प्रत्यभिज्ञा है भूतकाल में देखी हुई वस्तु को वर्तमान काल में देखकर पहचानना, ये भी प्रत्यभिज्ञा है। ठीक है, ये भी प्रत्यक्ष है लौकिक में। अलौकिक में देखते हैं, इसमें 3 टाइप आता है। सामान्य, सामान्य यानी वस्तु विशेष को देखकर जाति का प्रत्यक्ष करना। ठीक है, ज्ञान लक्षण दूसरा नंबर का। असाधारण रूप से एक इंद्रिय दूसरे इंद्रियों का काम कर लेती है ना, हमारी जो एक इंद्रिय वो दूसरे इंद्रियों का काम कर लेती है। योगज, योग सिद्धि द्वारा किया गया प्रत्यक्ष, ये भी प्रत्यक्ष में ही आएगा। ठीक है, योगज भी। अनुमान, अनुमान के 3 टाइप आते हैं, जैसे प्राचीन न्याय के अनुसार, नव्य न्याय के अनुसार। अब जो नव्य न्याय आया है, प्राचीन पहले था, उसके बाद नव्य न्याय आया। ठीक है, उसमें और मनोवैज्ञानिक ने, तो प्राचीन न्याय में बताया गया है पूर्ववत, शेषवत और सामान्य दृष्टा। नव्य न्याय में केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी। और मनोवैज्ञानिक में स्वार्थ और परार्थ। ठीक है, इसका और डिफाइन करना है तो बताइएगा। ठीक है, नहीं तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। ठीक है, 40 तक हो गए हमारे, बहुत धीरे चल रहे हैं, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू से वापिस आते हैं। हो गया, उसको बंद कर इसमें लीजिएगा एक चीज प्रेजेंट। पूछना चाहूंगी। 41 क्वेश्चन है सामने स्क्रीन पर। नारद भक्ति सूत्र में किन कर्मों को त्याग को निरोध कहा गया है, किन कर्मों के त्याग को निरोध कहा गया है नारद भक्ति सूत्र के अनुसार। आंसर देना है आप सभी को, आंसर दीजिएगा सभी लोग। इसमें ऑप्शन भी कोड भी दिया है, ए बी बी सी बी डी डी, इस तरीके से। गलत होगा तो भी चलेगा, आंसर दीजिए, फिर उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, 2 वाला। लौकिक कर्म, अशुभ कर्म, ये हुआ। लौकिक और अशुभ, अशुभ कर्म, अशुभ कर्म। ये इसमें लग मेन, रहा है। हाँ इसमें क्या लगता है हमें, मेनली हम यहीं पर गलती कर देते हैं कि अशुभ दिखा मतलब इसको नकारा है। ठीक है, तो ये गलत है, मतलब इसको बोला नहीं गया है, क्योंकि नारद भक्ति सूत्र के अनुसार आंसर देना है। ठीक है, तो हमें लगता है कि अशुभ, ठीक है, तो बहुत लोग अशुभ ही मार देते हैं। ठीक है, मैंने इसमें सही आंसर मारा है, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा था कि क्या कौन कौन से कर्म थे। तो ये इसमें पहला वाला होगा ये भी। हाँ, इसमें एक तो वैदिक कर्म, बी और डी आएगा इसमें, एक तो वैदिक कर्म और लौकिक कर्म। ये अशुभ कर्म नहीं आएगा, लौकिक कर्म और वैदिक कर्मों को ही नकारा है उन्होंने नारद भक्ति सूत्र में। इसमें हर साल क्वेश्चन आता है, 84 सूत्र है, उसमें से हर साल क्वेश्चन आता है, उसको रटना ही पड़ेगा। देख लीजिएगा, इसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है,
तो उन्होंने बताया कि कर्मफल का त्याग करना है, अहंकार युक्त कर्म का परित्याग करना है। ये आया था पिछले साल, मतलब 22 में आया था। और वेदों को त्याग करना है, ध्यान दीजिएगा। ये इसमें 10 अध्याय बताए गए हैं। ये जो 10 अध्याय बताए गए, 10 अध्याय में 84 मंत्र है। इसमें जो चौथा अध्याय का दूसरा भाग में 48 नंबर का मंत्र है। ठीक है, आप उस सूत्र का बुक मिलेगा आपको, तो खोलेगा तो देख लेना। 48 नंबर में ये मंत्र आता है। इसमें बताया गया है कि कर्म फल का त्याग करना है, जब कर्म बताए गए थे वो लौकिक वाले, ठीक है। और अहंकार युक्त कर्म का परित्याग करना है, और वेदों का त्याग करना है, ठीक। ये 3 बातें हैं, इसको ध्यान रखना। इससे क्या होगा, भगवत प्रेम प्राप्त कर लेता है और द्वंद्वों से मुक्त हो, यानी निर्द्वंद हो जाता है, ठीक है। ये निर्द्वंद शब्द आ जाएगा, 2022 में आया था। सेम थोड़ा सा डिफरेंट करके क्वेश्चन कर, मतलब 23 में दे दिया, ठीक है। इसमें क्या है, ये जो ग्रंथ है वो वैष्णव परंपरा से संबंधित है। ये मध्य युग का साहित्य है। इसके जो लेखक है वो देवर्षि नारद है, ठीक है। नारद का मीनिंग होता है नार यानी अज्ञान, नारद यानी मिटा देने वाला, यानी अज्ञान को मिटा देने वाला, ठीक है। नारद भक्ति सूत्र, ये शिव द्वारा नारद को दिए गए सूत्र है। किसके द्वारा दिए गए, लास्ट सूत्र में आता है 84 नंबर में, शिव जी द्वारा नारद को दिए गए सूत्र है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। किसी को इसमें डाउट हो तो पूछ लेना मुझे, तो फिर आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो वैदिक कर्म और लौकिक कर्म ध्यान रखना, और अहंकार युक्त कर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है छांदोग्य अनुसार, छांदोग्य उपनिषद के अनुसार मतलब लगाना है हमें कि उस उपनिषद में क्या क्या सत्य बताया गया है ना। जैसे अंगिरा ऋषि ने मुख्य प्राण के रूप में उद्गित की उपासना की, कपिल ऋषि ने प्राण के रूप में उद्गित की उपासना की। प्राण को अंगिरस नहीं कहते, प्राण को अंगिरस भी कहते हैं, प्राण को अंगों का रस है। बताना इसमें से आंसर, कूट दिया गया है। सेकंड ADE, अंगिरा ऋषि वाला। हाँ, और प्राण को अंगिरस भी कहते हैं, और प्राण हाँ, अंगों का रस है। वाह, गुड, ठीक है। इसमें सेकंड आएगा, सेकंड मैंने भी लगाया था, इसमें सेकंड आएगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा जस्ट एक्सप्लेन कर लेते, क्योंकि अंगीरा के बारे में बताया है ना। तो अभी हमको बाकी को भी देखना है, तो सो देख लेते हैं इसमें। ये जो प्राण के बारे में बताया है, तो ये आध्यात्मिक उपासना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सर अभी पढ़ा रहे छांदोग्य उपनिषद, तो आप लोगों ने जल्दी से आंसर दिया है ना। चलो, आध्यात्मिक उपासना है तो मुख्य प्राण के रूप में उद्गित की उपासना की जाती है, ठीक है। इसमें अंगिरस, बृहस्पति, आयस्य और बक, ये 4 ऋषि ने मुख्य प्राण के रूप में उद्गित की उपासना की है। तो आध्यात्मिक प्राण हमारे शरीर के अंदर रहता है, ठीक है, तो शरीर से कनेक्टिंग है, तो आध्यात्मिक उपासना होती है। और इसमें आध्यात्मिक हो गई। अभी आदि देवी की उपासना, यानी बाहर, शरीर के बाहर, यानी आदित्य रूप में, यानी जो ब्रह्मांड में सूर्य है, उद्गित का प्रतीक है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। तो जस्ट अंगिरस आया था अभी जस्ट क्वेश्चन में, है ना। तो क्या पता आगे जाकर बृहस्पति, आयस्य और बक, ये तीनों का नाम आया, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोगों को। कुछ डाउट हो तो बताना ये इस क्वेश्चन में, नहीं तो नेक्स्ट चलते हैं ना। भगवत गीता में है ना, 43 नंबर है ना क्वेश्चन, 1 मिनट, हाँ 43 नंबर का। भगवत गीता के अनुसार, गीता में कर्म, कर्म के अंतर्गत अर्जुन को जिस भाव से युद्ध करने के लिए कहा गया, कहा है वे है, मतलब किस भाव से अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा है, ये भाव बताए गए हैं। 5 में से आपको चुनना है। आई डोंट नो, मुझे भी ये पता नहीं है क्या है, तो बताइएगा, ठीक है। इसमें गलत है मेरा, जल्दी से बताइए। इसमें कुछ निर्मन बताया है, निराशी और विगत ज्वर, यानी BDE है ऑप्शन में। हाँ, BD है 4 नंबर। 1 मिनट, इसको देख ही लेते हैं ना तुरंत के तुरंत।
जस्ट। तो अभी हम आंसर की देखेंगे। हमारे जो क्वेश्चन नंबर था 43 था, तो 43 लास्ट में है। फोर्टी थ्री का कितना 5172 5172 लास्ट वाला है, ठीक है। इसका आंसर ये है 4 नंबर का। हाँ, तो 4 नंबर का BDE यानी निराशी, निर्मम और विगत ज्वर, ये आएगा। ये मुझे श्लोक नहीं मिला है कहाँ पर है, तो मैं मतलब थोड़ा सा ढूंढा लेकिन मिला नहीं, देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट में जो जो बचा है उसके क्वेश्चन में कर लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निराशी, निर्मम और विगत ज्वर, ये आएगा 44 क्वेश्चन पे चलते हैं। श्वेता श्वेतर उपनिषद के अनुसार योग में प्रवृत्ति के प्राथमिक लक्षण, ठीक है। ये हर बार क्वेश्चन में आता है, ध्यान रखना। इसीलिए पेपर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। योग प्रवृत्ति के प्राथमिक लक्षण कहे गए हैं। वर्ण प्रसादनम, आमरोग, शुभगंध, लोलुप्तम, स्वर स्पष्टम। इसका आंसर बताना है आप लोग को, बता दीजिए। मेरा आंसर देखकर बता दीजिए। ऑप्शन 1A नहीं सॉरी 2ACE वर्ण प्रसादम, शुभगंध और स्वर सौष्ठव। 2 होना चाहिए। 2 नंबर, हाँ 2 नंबर सही आंसर है। 2 नंबर AC यानी वर्ण प्रसादनम, शुभगंध और स्वर स्पष्टम, ठीक है। अब इसका सूत्र देख लेते हैं ना, एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको अच्छे से। हाँ ओके, 43 तो मैंने कहा ना, हाँ एक, ठीक है। देखो ये श्लोक है श्वेता क्षेत्र उपनिषद के अनुसार योग प्रवृत्ति के प्राथमिक लक्षण, ठीक है। इसमें लघुत्वम, आरोग्यम, लोलुप्तम, अलोलुप्तम है ये, ठीक है। अलोलुप्तम है, आएगा इसमें अलोलुप्तम। वर्ण प्रसादनम, स्वर स्वाष्टम च, गंधः, शुभो, मूत्र, पुरुष मल्पम, ठीक है। ये प्रवृत्ति के योग प्रवृत्ति प्रथमा वंदती, ये दूसरे अध्याय का 6 अध्याय बताए गए हैं श्वेता श्वेतर उपनिषद में। इसमें हमारे सिलेबस में दूसरा अध्याय और छठा अध्याय है, तो दूसरे अध्याय का 13 नंबर का सूत्र है, ध्यान रखना। 7 बताए गए हैं इसमें, सीक्वेंस से पूछा जाता है, सीक्वेंस से भी क्वेश्चन आया हुआ है और ऐसे पूछा गया है, ठीक है। तो लघुत्वम है, आरोग्यम है, अलोलुप्तम है, वर्ण प्रसादनम है, स्वर सोष्टम है, गंध शुभो, मूत्र पुरुषम, ठीक है। मूत्र पुरुषम यानी मल मूत्र की कमी, गंध शुभो यानी शुभ गंध का आना, स्वर सोष्टम यानी स्वर की मधुरता, वर्ण प्रसादम यानी शरीर वर्ण की उज्ज्वलता, अलोलुप्तम यानी विषयों में आसक्ति, ठीक है। तो देखिए अलोलुप्तम विषयों में आसक्ति, तो जस्ट इसमें था, मतलब आसक्ति नहीं, ठीक है। तो लोलुप्तम यानी देखिए इसमें लोलुप्तम था, है ना, इसमें लोलुप्तम था, तो ये होगा विषयों में आसक्ति। तो लोलुप्तम का मीनिंग क्या होता है ये भी पूछ सकता है, ठीक है। एनटी वाला मतलब बहुत होशियार हो गया, ठीक है। अब ये तो लोलुप्तम यानी विषयों में आसक्ति, यानी अलोलुप्तम यानी विषयों में आसक्ति नहीं, है ना, दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। जस्ट इसकी हमको याद रखने के लिए सूत्र याद ना हो तो ट्रिक जस्ट ऐसे ही बनाया मैंने, पता नहीं मेरे हिसाब से बनाया, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। तो इसमें मैंने बनाया, दिख रहा है सबको ये ट्रिक, लाल विष गंदा मल, इस तरीके से। एक मिनट, सारा दिखा देगा। लाल विष यानी लाल का लघुत्वम, ए का आरोग्यम और दूसरे यल का अलोलुप्तम, ठीक है। मतलब इसमें देखिएगा लेना, लाल विष गंदा मल करके ऐसे ट्रिक बनाया है, तो ट्रिक भी याद रही तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 45 नंबर, सरस्वती चालन के लिए योग कुंडलिनी उपनिषद में जो स्थल कहे गए हैं, ठीक है, जो स्थल बताए गए हैं, तो पहला है, बताइए आंसर बताइए इसका।
अति उच्च नीच शार्करादि विवर्जित पवित्र निर्जन शीता अग्नि जल वर्जित। इसमें आंसर दीजिएगा। तो इसमें 4 चुनना है, 1 को हटाना है, ठीक है। तो सिंपल ट्रिक से भी होता है ये, जैसे ट्रिक बता रहा हूं मैं, जैसे अत्युच्च नीच, ठीक है, मतलब अति नहीं होता है ना, अत्युच्च नीच ये अति नहीं होता है, ठीक है। अति उच्च नीच ये नहीं होता, अत्युच्च नीच। इसमें देखते हैं, बाकी 4 है, 4 का एक्सप्लेन कर लेते हैं। सरस्वती चालन में जो स्थल बताए गए योग कुंडलिनी उपनिषद में, इसमें श्लोक है कंकड़ पत्थर घास अग्नि जल शीत न हो, ठीक है। ये जो है कंकड़ अग्नि जल घास शीत ना हो। पवित्र एकांत स्थान, न अति ऊंचा और न अति नीचा, ठीक है। इसमें न है, ठीक है। इसमें क्या था हमारे, इसमें न नहीं था, ठीक है। अत्युच्च था, ठीक है, अति इसमें न था। नत्युच्च नीचे था, मतलब न रहता तो बात बन जाती थी, ठीक है। न रहता तो बात बन जाती थी, न रहता तो इसमें न नहीं है, ओ है, ठीक है। ये गलत है, ध्यान रखना। छोटी छोटी बात में मतलब क्वेश्चन चला जाता है, ठीक है हमारा। सुख देने वाला आसन हो, विघ्न कारक यानी पद्मासन, बद्ध पद्मासन लगाना होता है। सामने क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से आसन में बैठना है सरस्वती चालन करने के लिए, तो बद्ध पद्मासन, ठीक है। देखिए इसमें सूत्र है 22 और 23, 3 अध्याय बताए गए, 3 अध्याय में बताया गया है 22 और 23 सूत्र में कि पवित्र हो, पवित्र तो हमारा ऑप्शन में था, निर्जन देश ये भी होना चाहिए था, और शर्क विवर्जित और शीता अग्नि जल विवर्जित, ठीक है। ये 4 ऑप्शन थे, ठीक है। धनु प्रमाण पर्यंतम ये आ सकता है, हट प्रदीप में बताया गया है धनु प्रमाण पर्यंतम, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, आगे जाकर दोनों ग्रंथ का मिलाकर पूछ लेता है। और ये नीचे ये होना चाहिए था, तो उसमें अत्युच्च नीचे था, ठीक है, ध्यान रखना। पवित्र निर्जर शंकर, हेलो, हाँ इसमें लिखा है शर्करा, शर्करा दिवी वर्जित है। हाँ इसमें है कंकड़ पत्थर घास, देखिए कंकड़ पत्थर घास ये जो है ना, ये बताया गया है। और शीता अग्नि जल विवर्जित, शीता अग्नि जल विवर्जित यानी अग्नि जल शीत हो, ये वाला बताया गया, ये अग्नि जल शीत हो। और ये आपने पूछा ना शर्करा आदि विवर्जित, शर्करा आदि विवर्जित यानी कंकड़ पत्थर आदि में आ जाएगा, ठीक है। इसमें शर्करा यानी कंकड़ पत्थर। ये सीताग्नि या शिलाग्नि है? शिलाग्नि जल विवर्जित। हाँ शिला अग्नि था, लेकिन सूत्र में सीता अग्नि दिया गया है। शीत, शीत यानी शीतल ही होता है ना, ठंडा, ठीक है। शील शीतलता, अच्छा ठंडा, अच्छा न ज्यादा ठंडा हो ना ज्यादा गर्म हो जल, अच्छा। नहीं, शीत यानी ठंडाई, ठंडाई जल, अग्नि जल और शीत। तो इसमें शीत अग्नि जल, जल तो है लेकिन इसमें ठंडा, शीत यानी ठंडा के बारे में बताया। तो सर्दी के बारे में, ना ज्यादा सर्दी हो। शीत में ठंडा जगह न हो, उसमें जगह की बात बता रही है, मतलब वहां पर जो हम क्रिया कर रहे हैं वहां पर कंकड़ पत्थर घास नहीं हो, अग्नि जल शीत ना हो, ठीक है। पवित्र एकांत स्थान हो, और वो भी स्थान अति नीचा भी और अति ऊंचा भी ना हो, समतल हो, और उसमें बद्ध पद्मासन लगाकर हमको सरस्वती चालन करना चाहिए, ठीक है। कोई डाउट बताइएगा, कोई डाउट होता, ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये देखिए शर्करा दिविवर्जित, ठीक है, ये भी था, पवित्र भी था, निर्जर भी था, और शीता अग्नि जल विवर्जित भी था, ठीक है, चारों भी थे। नेक्स्ट, मेरा उसमें गलत हो गया था, मैंने पढ़ा भी नहीं था, ठीक है इसको, ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। 46 नंबर क्वेश्चन, योग तत्वोपनिषद में के अनुसार नाड़ी शुद्धि के लक्षण,
नाड़ी शुद्धि के लक्षण बताना है, मतलब ट्रिक से भी होता है इसमें, इसमें कोई मतलब पढ़ के रहा तो ट्रिक से भी हो जाता है इसमें, क्योंकि नाड़ी शोधन में कभी लोम और कभी केश मोचन ये शब्द दिया नहीं है, किसी भी ग्रंथ में नहीं दिया है, ठीक है। ये 3 शब्द आते हैं, इसको ध्यान रखना ग्रंथ के हिसाब से किस में आते हैं। तो जठराग्नि विवर्धित, शरीर लघुता और केशत्व। तो इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं हम। नाड़ी शुद्धि के लक्षण सूत्र भी दिया है शायद, हाँ। शरीर लघुता, दीप्ति जठराग्नि विवर्धनम कुरुष्यत्वम च शरीरस्य तदा जायते निश्चितम, यानी शरीर में हल्कापन, शरीर लघुता यानी हल्कापन शरीर में, दीप्ति जठराग्नि विवर्धनम यानी जठराग्नि तीव्र, और कुरुष्यत्वम यानी पतलापन होता है। देखिएगा, कुरुष्यत्व यानी पतलापन, ध्यान रखना है, कुरुष्यत्व यानी पतलापन। इसमें ट्रिक मतलब लिखा है मैंने ऐसे ही कि यो यानी योग तत्व से संबंधित है, यानी नाड़ी से संबंधित है, यानी नाड़ी, ठीक है। हटक, हाँ हटक है, यानी यो नाड़ी हटक है, ठीक है। हम बोलते ना कोई कार्य करने के लिए जाते तो हटक, मतलब कोई हटक आ गया है, ठीक है। तो हटक है, यानी ह से होता है हल्कापन, ठ से होता है ठकार, हमारा जो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी होता है ना, ह और ठ, तो ठकार यानी गर्मी रहता है, उष्णता रहता है, तो ठकार, ठीक है। यानी जठराग्नि, क यानी हटक, यानी यो नाड़ी हटक है, ठीक है, योग तत्व उपनिषद के अनुसार। तो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यो नाड़ी हटक है बोलोगे 2-3 बार तो याद हो जाएगा। किसी को दिक्कत है इसमें बताना मुझे, ठीक है। और इसमें है नाड़ी शोधन की विधि बताई गई है, 16, 64, 32 होता है योग तत्व उपनिषद में। समय बताया गया है सेम हठ प्रदीपिका जैसे, शिव सेता के जैसे। बता दीजिए, क्या बोले मैम? ट्रिक बता दीजिए। हाँ, ये जो हटक हटक करके लिखा है ना हमने, हाँ ह, थ और क। जी, ह यानी हल्कापन, थ यानी जठराग्नि, जैसे ह और ठ बोलते हैं ना हम, हाँ हट हाँ प्रदीप। हाँ, ठ यानी सूर्य नाड़ी होती है, यानी गर्मी होती है, तो ठ का हाँ, मन होगा जठराग्नि, और क का मीनिंग होगा कृशत्व। तो अनुसार नाड़ी के जो लक्षण है वो हटक है, ठीक है, क्लियर। क का मतलब क्या हुआ इधर? कृष्यत्वम यानी पतलापन, पतलापन। पतला, ठीक है। नेक्स्ट, नाड़ी शोधन की विधि बताई गई है 16, 64, 32। चार समय 4 टाइम होता है इंटू 20, यानी 80 तक लेना होता है हमको नाड़ी शोधन में। दिन में 4 बार, प्रातः, मध्याह्न, सायं और हठ प्रदीपिका सेम बताया गया। नाड़ी शोधन हो जाता है 3 महीने में, ठीक है। शिव संहिता में भी 3 महीने बताया गया, हठ प्रदीपिका में 3 महीने से कुछ ज्यादा बताया गया है, और इसमें 3 महीना बताया है योग तो उपनिषद। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा आप किसी लोग देर पढ़े के होंगे। बाद टीवी की आवाज आ रही है। हेलो, क्या बोले मैम? 47, चलो 47 करते हैं। 47 में है, इनमें से काय संपत्ति है, तो ये आप लोग सब लोग पढ़े होंगे अब, ठीक है। पातंजलि योग सूत्र, तो बता दीजिएगा, सूत्र भी याद हो तो बता दीजिएगा। हेलो, बी तो हेलो, है, बी है। सेकंड ऑप्शन है ए बी, लावण्य, वज्र सहनन और बल। और सेकंड ऑप्शन है बल, बल, हाँ हाँ, गुड ए गुड बी गुड, जी। सेकंड ऑप्शन, हाँ। लावण्य, वज्र सहनन, ठीक,
सही आंसर। इसका एक्सप्लेन कर लेते हैं ना। देखिए देखिए ये क्वेश्चन आए हुए हैं 2-3 बार। हेलो पुष्पा मैम आप माइक म्यूट करिए, डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। होल्ड सर है क्या? हाँ हो गया, ठीक है चलो। तो यह क्वेश्चन बार बार आया हुआ है और इस तरीके से आया हुआ है, इसलिए मैंने लिखा है उसी तरीके से। देखिएगा इसमें पहले सूत्र आता है स्थूल स्वरूप, यह काय संपत्ति का नहीं है, ठीक है। इसके पहले देखिए, पहले इसके पहले जो आता है वो स्थूल स्वरूप सुष्मन अन्वय अर्थवत, ये 5 है। इनमें संयम करने से हमको भूत जय की प्राप्ति होती है। ध्यान से सुनना है, ठीक है। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत, इनमें संयम करने से भूत जय की प्राप्ति होती है। इन 5 में संयम कर, 5 की अवस्था में संयम करने से भूत जय की प्राप्ति, विजय प्राप्त होता है, ठीक है। भूतों पर विजय प्राप्त कर लेने पर, जब हम भूतों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मतलब नेक्स्ट सूत्र आता है। जैसे ये 44 था भूतों विभूति पाद में, ठीक है, ध्यान रखना। और ये 45 है, वो भी विभूति पाद में ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है भूतों पर विजय प्राप्त कर लेने पर क्या होता है। तो देखिए ततो अनिमादि प्रादुर्भाव, ततो अनिमादि प्रादुर्भाव, इसमें प्रादुर्भाव है, ठीक है। प्रादुर्भाव काय संपत्त, ततो अनिमादि प्रादुर्भाव काय संपत्त, ये एक हुआ, अनिमादि एक हुआ और काय संपत्ति एक हुआ। और तद धर्मान यानी तद यानी उस, तद यानी वो जो भूत बताए गए उनके धर्म, तद धर्मान विघातस्य यानी अनिमादि काय संपत और भूतों के धर्म से बाधा नहीं होती। ये 3 लाभ मिलता है किससे? तो जब भूतों पर विजय प्राप्त कर लेने से, ये क्वेश्चन आया हुआ था 2022 में, जब हम करेंगे एक्सप्लेन तब समझ में आएगा और अच्छे से, ठीक है। तो इस तरीके से पूछा गया था, तीनों लाभ होते हैं, ठीक है। भूत जय होने पर कौन कौन से लाभ होते हैं, ये क्वेश्चन था। तो ये 3 थे, ठीक है। अनिमादि काय संपद और भूतों के धर्म से बाधा नहीं होती। अब ये काय संपद आया है, तो ये काय संपद क्या है? तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसका सूत्र आता है 46 नंबर, रूप लावण्य बल वज्र सहनत्वानी, ठीक है। ये 4 है, शरीर की संपदा है, ठीक है। रूप है, लावण्य है, बल है और वज्र है, ठीक है। बताइए इसमें कोई डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। जल्दी जल्दी बताइएगा, ठीक है, आगे भी क्वेश्चन करवाना है। सर लावण्य का मतलब क्या होता है? सुंदरता। यानी चेहरा पर जो स्फूर्ति आती है ना, चेहरे पर सुंदरता, ओके लावण्य, ठीक। चेहरे का ये बता, चमकना। हाँ, ये रूप अच्छा दिखता है, रूप, हाँ हाँ, लावण्य हाँ स्फूर्ति आना। और बल यानी ताकत, यानी वज्र यानी धूढ़ होना, वज्र जैसा दृढ़। ठीक है, जिसको जो डाउट होता है वो पूछ लेना, ठीक है। क्लास में पूछ सकते हो, उसके बाद नहीं पूछ सकते हो ना, इसलिए क्लास में पूछ लेना है आपको। हाँ, पातंजल योग सूत्र के अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। पातंजल योग सूत्र के अनुसार पुरुष ज्ञान से प्राप्त सिद्धियां है, पुरुष ज्ञान से प्राप्त सिद्धियां क्या है? बताइएगा इसका आंसर, बता दीजिए, तो भी चलेगा। BDE। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, थर्ड है कि? हाँ थर्ड है, ठीक है, थर्ड है। यानी VDE, यानी बी श्रावण, डी वेदन और ई वार्ता, ठीक है। ये जो सिद्ध के दर्शन और पराशरीर वेश ये नहीं है, ठीक है। तो इसमें सूत्र आता है, ये 3 ही दिया है लेकिन इसमें 5-6 बताए गए हैं। प्रातिभ श्रावण वेदन वार्ता जायन्ते ते प्रतिप्रति, ठीक है। ये देखिए पहले देखते पुरुष से सिद्धियां जो थी ना, ठीक है। लेकिन पहले एक सूत्र आता है, पुरुष का ज्ञान होता है, पहले पुरुष का ज्ञान होता है तभी तो सिद्धियां मिलेंगे ना, ठीक है।
तो उससे पहले पुरुष से प्राप्त सिद्धियां, मतलब देखना ध्यान से, पुरुष का ज्ञान होता है तो पुरुष का ज्ञान कैसे होता है, एक सूत्र आता है 35 नंबर पर, यह आता है निबुद्ध पद में, सत्व पुरुषयोर अत्यंत संकीर्णयो प्रत्ययस्य विषयो भोगः परार्थात स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम। ठीक है, अब देखते इसका मीनिंग क्या होता है। सत्व यानी बुद्धि होती है, पुरुष यानी पुरुष, इन दोनों भी भिन्न है। ठीक है, इन दोनों के प्रतीति का अभेद, जो भेद है, भेद यानी मिलना है ना, वही भोग है। यानी ये तो अलग है, यानी भेद रहा तो अलग है ना, ये अभेद है, मतलब प्रतीति का अभेद है, वही भोग है। जहां पर भोग शब्द आएगा तो ये बुद्धि और पुरुष का अभेद होगा, और जहां पर भोग शब्द नहीं आएगा तब क्या होगा, ये जो बुद्धि और अपवर्ग। ठीक है अभेद होगा। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब परार्थ प्रतीति से जो स्वार्थ प्रतीति है, परार्थ जो प्रतीति है, जो बुद्धि है, ठीक है, जो दूसरी चीज है, ठीक है, प्रकृति समझिए, परार्थ प्रतीति। जो स्वार्थ है यानी हमारी प्रतीति है, ठीक है, हमारे पुरुष की प्रतीति है, उसमें संयम करने से पुरुष ज्ञान होता है, यानी पुरुष में संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है। स्वार्थ प्रतीति ये है जो अभेद है, क्या बोलते हैं, भेद है, यानी अलग अलग है, और वो अलग अलग प्रवृत्ति और पुरुष, बुद्धि और पुरुष अलग है, और पुरुष में जब हम संयम करते हैं तब क्या होता है, पुरुष का ज्ञान होता है। ठीक है, तो पुरुष के ज्ञान के पूर्व की सिद्धियां बताई गई है, जो अभी क्वेश्चन में था, पुरुष के ज्ञान के पूर्व की सिद्धियां बताई गई है जो अभी क्वेश्चन में था। तो देखिए कौन कौन सी थी, प्रातिभा, ये 36 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी सूत्र है, प्रातिभा, प्रातिभ श्रावण वेदना, आदर्श, वार्त। ठीक, ये 5 प्रकार। प्रार्थिव यानी होता है भूत भविष्य वर्त सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट वस्तु का प्रत्यक्ष हो जाता है, यानी सूक्ष्म यानी सूक्ष्म वस्तु, व्यवहित यानी पर्दे के पीछे या समुद्र में या खाई में या पहाड़ी में जो छुपी होती है वो, और विप्रकृष्ट यानी जैसे में उत्तर, ठीक है, बांग्लादेश में, मतलब दूर दूर से, ठीक है, ये विप्रकृष्ट है। ठीक है, सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट वस्तुओं का प्रत्यक्ष हो जाना ही प्रातिभ ध्यान है, प्रातिभ है सिद्धि। ठीक है, फिर श्रावण, श्रावण यानी दिव्य शब्द होता है, यह तन मात्रा की सिद्धि समझ लेना। श्रावण, वेदना यानी दिव्य स्पर्श होता है, आदर्श यानी रूप होता है, दिव्य रूप, आस्वाद यानी दिव्य रस की शक्ति आ जाती है। ठीक है, और वार्ता यानी दिव्य गंध का सूंघना, इसकी शक्ति आती है, यानी तन मात्रा की शक्ति आ जाती है, और प्रातिभ की आती है। ठीक है, इस सूत्र को याद रखना है, हर बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, इन सिद्धियों में वैराग्य करने के लिए बोला गया है, क्योंकि ये वृत्ता में सिद्धियां होती है। ये क्या होती है, वृत्तान अवस्था में सिद्धियां होती है, और समाधि अवस्था में जो होती है ये विघ्न होती है समाधि अवस्था में, इसीलिए इनको वैराग्य करने के लिए, वैराग्य यानी राग रहित अवस्था, आसक्ति से दूर जाना है। ठीक है, उनमें आसक्ति नहीं करना है। बताइएगा इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार यही पूछ रहे हैं क्वेश्चन। जब हम 17 तक करेंगे ना एनालिसिस, तब आपको समझ में आएगा, डबल 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 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, बताना इसमें कोई डाउट हो तो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 49 भी पातंजलि योग सूत्र के अनुसार ही आता है। पातंजलि योग सूत्र के अनुसार सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सूत्र के अनुसार। समाधि परिणाम, ये तो हर बार क्वेश्चन आता है, इंडिया का फेवरेट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना सभी लोग। परिणाम के बारे में पूछा लेता है हर बार, एक भी पेपर में छूटेगा। ठीक है, तो इसका आंसर बताना है आपको, पहले आंसर बता दीजिए जल्दी से, फिर हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए समाधि परिणाम में
सूत्र आता है, सर्वार्थते सर काग्रदयो। थर्ड बी डी सर्वार्थ और छेद काग्रता एकाग्रता उदय उदय। और हाँ सर सर्वार्थते और एकाग्रता। सर्वार्थते काग्रदयो क्षयोदय चित्तस्य समाधि परिणामः, ये सूत्र आता है। बोर तो नहीं हो रहा है ना क्लास? बताइएगा, ठीक है। नहीं सर सर, बहुत अच्छी है। नहीं सर हाँ, और बाकी तो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, 1 मिनट इसमें था थोड़ा सा सिद्धों के दर्शन जो, 1 मिनट पहले इसको कर लेते फिर इसके बाद कर लेते हैं ना। समाधि परिणाम, समाधि परिणाम के पहले 3 मतलब 3 परिणाम बताए हैं स्टार्ट में। पहला है निरोध परिणाम, ये केवल्य पाद में आता है, सॉरी विभूति पाद में आता है, ठीक है। निरोध परिणाम, निरोध परिणाम से भी बहुत कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं। वृत्थान निरोध संस्कार योर्भिभव प्रादुर्भावो निरोध शन चित्तान्वये निरोध परिणाम। इसका मीनिंग होता है वृत्थान अवस्थाओं के संस्कारों का दब जाना, वृत्थान अवस्थाओं के संस्कारों का दब जाना और निरोध अवस्थाओं के संस्कारों का प्रकट होना। वृत्थान यानी क्या होगा, देखिए थोड़ा सा डीप चलिएगा। जो चित्त भूमिया बताए गए, क्षिप्त मूड विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, उसमें से जो क्षिप्त मूड विक्षिप्त जो है, ठीक है, और एकाग्रता थोड़ा सा पकड़ लीजिएगा, ज्यादा मत पकड़ना, ठीक है। उस अवस्था को वृत्थान बोला गया है, ठीक है। उस वृत्थान अवस्था के संस्कारों का दब जाना, वो दब गए एकाग्र भी थोड़ा सा, ठीक है, दब गए। तभी तो निरोध लास्ट में कौन सी अवस्था आती है, निरोध अवस्था आती है ना। तो निरोध अवस्था के संस्कारों का प्रकट हो जाना, ये निरोध परिणाम है। जब आप 5 याद रखोगे तो ऑटोमेटिक चारों का दब जा रहे, दब रहा है और निरोध अवस्था के संस्कार प्रकट हो रहे, ये ध्यान रखना है माइंड में। इस तरीके से आपको चीजों को याद रखना पड़ेगा। सूत्र भी नहीं याद रहा तो भी चलेगा, ठीक है। इसका जो लाभ बताया गया है, तस्य प्रशांत वाहिता संस्कार आता है, 10 नंबर का सूत्र है ये। यानी संस्कार बल से उसकी प्रशांत वाहिता, प्रशांत यानी प्र और शांत वाहिता स्थिति हो जाती है, एकदम शांत हो जाता है वो, ठीक है। उसका चित्त एकदम प्रशांत हो जाता है, प्रकाशमय हो जाता है, ठीक है। समाधि परिणाम, ये सीक्वेंस के लिए भी पूछा था, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम। तो निरोध पहले, फिर समाधि, फिर एकाग्रता। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन में था, तो इसको हम देख लेते हैं। इसमें सूत्र है सर्वार्थते काग्रदयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम, ठीक है, ये समाधि परिणाम। तो सर्वार्थते काग्रदयो, सर्वार्थते यानी सर्वार्थ वृत्ति का क्षय होना, सभी वृत्तियों का क्षय होना, और एकाग्रता, जो एकाग्रता वृत्ति है, ठीक है, अवस्था का उदय होना। सिंपल सी बात है, सर्वार्थ वृत्ति यानी क्षिप्त मूड और विक्षिप्त में जो जो वृत्तियां थी, ठीक है, वो क्लिष्ट टाइप थी, है ना। तो वो जो सर्वार्थ वृत्ति का निरोध हो गया, उसके बाद जो चौथी भूमि आती है वो एकाग्रता भूमि आती है, उसका उस अवस्था का उदय होना यानी समाधि परिणाम। यानी समाधि परिणाम था उसमें संप्रज्ञात समाधि एकाग्रता अवस्था में, याद है ना। संप्रज्ञात समाधि थी एकाग्रता अवस्था में, और निरुद्ध अवस्था में थी असंप्रज्ञात समाधि। तो वही एकाग्रता अवस्था यानी एकाग्रता अवस्था का उदय हो गई है एकाग्रता अवस्था, तो समाधि परिणाम आ गया है, ठीक है। और सर्वार्थ वृत्ति का क्षय हो गया, यानी तीनों वृत्तियों का क्षिप्त मूड विक्षिप्त में जो भूमिया थी उनका निरोध हो गया है, क्षय हो गया है, और एकाग्रता वृत्ति आ गई, तो समाधि परिणाम। ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एकाग्रता परिणाम। अब देखिए एकाग्रता परिणाम, तीसरा नंबर, इसमें क्या बताया है, त्वतः पुनः शांत दितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। शांत होने वाली, देखिए इसमें शांत होने वाली और उदय होने वाली जो वृत्तियां हैं का एक से होना। देखिए मेनली क्या होता है कि पहले हमने क्षिप्त देखा, मूड देखा, विक्षिप्त देखा, एकाग्र देखा और निरोध देखा। तो एकाग्रता अवस्था ये बीच में आ रही है ना। एकाग्रता अवस्था जो है वो बीच में आ रही है। ये जो बीच में आ रही है तो क्या हो रहा है, शांत हो रही है और उदय भी हो रही है,
है ना। जो बीच में आ रहा है वो हल्का सा ऊपर भी जाएगा और हल्का सा नीचे भी आएगा। इस तरीके से शांत और उदय होती है वृत्तियां। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है। इसको आप लोग पकड़ लोगे तो भूमिया भी आप कंसेप्ट, भूमियों का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये परिणाम का भी, और आपका 1-2 क्वेश्चन जाएगा नहीं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, या कुछ फास्ट हो रहा है तो बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया है। सर इसमें यही तो कहने की कोशिश कर रहे हैं आप ना एकाग्र वाले में कि सतगुण कभी मतलब हमेशा वैसे ऊंची अवस्था में रहते हैं, लेकिन कभी कभी वो दब जाते हैं, फिर से तमोगुण या रजोगुण हल्के हल्के उनका प्रभाव आ जाता है। इसमें बताया ना, शांत होने वाली और उदय होने वाली वृत्ति का एक सी होना, यानी वो एक हो जाती है एकाग्रता में, मतलब एक ही अवस्था हो जाती है, एकाग्रता की अवस्था हो जाती है। हाँ, ये देखिए निरोध परिणाम है। इसमें वृत्थान निरोध संस्कार योर भी होगा प्रादुर्भाव निरोध शन चित्तान्वय निरोध परिणाम। वृत्थान अवस्थाओं के संस्कारों का दब जाना। ठीक है, जो वृत्थान अवस्था में, ठीक है, उभरे हुए है, ये क्या हुए हैं, उभरे हुए है वृत्थान वाले। ठीक है, अब इनका निरोध हो गया, उनके जो संस्कार थे वो दब गए ना, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली निरोध अवस्था के संस्कारों का प्रकट हो जाएंगे। वृत्थान अवस्था के जो उभरे हुए जो संस्कार है ना, वो दब गए तो हमारा निरोध संस्कारों का प्रकट हो जाएंगे, निरोध अवस्था के संस्कार प्रकट हो जाएंगे। तब जो हमारी प्रशांत वायता, यानी हमारा जो चित्त है वो प्रशांत वायता हो जाएगा, हमारी जो स्थिति है वो प्रशांत वायता होगी। ठीक है, अब उसके पहले एक क्वेश्चन आया था जो हमने ये देखा था, है ना, ये देखा था श्रावण वेदना वार्ता जायन्ते। ठीक है, लेकिन सिद्धों के दर्शन और परशरीर वेश, ये दोनों को देखना था, है ना। तो जस्ट ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको देख लेते हैं। हाँ, सिद्धों के दर्शन यानी मूर्ध ज्योतिषु सिद्ध दर्शनम, ये सूत्र आता है 32 नंबर पर। मूर्ध ज्योतिषु सिद्ध दर्शनम, यानी मूर्धों की ज्योति में संयम करने से सिद्ध पुरुष के दर्शन होते हैं। ठीक है, सिद्ध के दर्शन कब होते हैं, जब मूर्धा की ज्योति में संयम करने से। तो आगे ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आप ऑप्शन दिया है मूर्धा की ज्योति में संयम करने से, ध्यान रखना। मूर्धा की ज्योति को हम ब्रह्मरंध्र भी बोलते हैं, उसमें संयम करने से। और है जो हमने पराशरीरावेश था ना, ये वाला ऑप्शन में, तो बंध कारण शैथिल्यात प्रचार संवेदनाच चित्तस्य पराशरीरावेश, यानी बंधन के कारण रूप कर्म संस्कार शिथिलता से और चित्त की गति का भली भांति ज्ञान से। जब बंधन के कारण रूप जो कर्म संस्कार है, बंधन करते थे ना कर्म संस्कार हमारे, उनकी शिथिलता हो गई है और हमको चित्त की भी गति का भली भांति ज्ञान हो गया है। उससे क्या होगा, चित्त शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं, आदि शंकराचार्य ने किए थे, है ना, दूसरे के शरीर में प्रवेश, उसी तरह से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 49, ठीक है, 49 तो हो गया। 50 नंबर, वशिष्ठ संहिता के अनुसार नियम बताना है आपको। ये सब लोग ग्रंथ पढ़े हैं क्या, नियम बताना है। तो नियम है इसमें शायद आस्तिक्य, दान और ईश्वर पूजा, यानी बीसीई। हाँ ठीक है, मेरा सही है आंसर इसमें बीसीई। इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। वशिष्ठ संहिता के अनुसार देखिए, एक तो है वशिष्ठ संहिता में 8 अध्याय है, और 8 अध्याय में 6 अध्याय हमको सिलेबस में पढ़ना है, और 6 अध्याय में हमको अष्टांग योग का वर्णन मिलता है पहले, तीसरे और चौथे अध्याय में। पहले में
यम नियम आसन, दूसरे में नाड़ी शोधन, तीसरे में प्राणायाम प्रत्याहार और प्राणायाम प्रत्याहार और धारणा, और चौथे में ध्यान और समाधि। ये चीजें पढ़ने के लिए मिलता है। अष्टांग योग के अंतर्गत 8 अंग है, या नियम आसन प्रत्याहार, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इसमें 4 जो सामने हैं पहले के, उसको बहिरंग बोला गया है, और जो लास्ट के प्रत्याहार से उसको बोला गया है अंतरंग। तो यम 10 बताए गए हैं, नियम 10 बताए गए हैं, आसन 10 बताए गए हैं, प्राणायाम 3 बताया है, प्रत्याहार 4 है। देखिएगा इसमें 4 प्रत्याहार है, ध्यान रखिएगा, और धारणा 5 है। सब में धारणा ज्यादातर 5 ही मिलने में आती है, और ध्यान 2 है, समाधि तो 1 ही है इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यम और नियम हमको पढ़ना था, नियम क्वेश्चन हमारा वाला पढ़ लेंगे। यम को पढ़ लेंगे। यम है अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य। ये 4 को इस तरह से याद रखना है आपको, कि ये पता है आपको अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य, ठीक है, पातंजलि योग सूत्र में भी। और 2 को इस तरह से याद रखना है, धृति और क्षमा, धृति क्षमा और द्यार्जव, द्यार्जव, इसको ये 2 में ऐसे ऐड करके याद करना है। धृति क्षमा द्यार्जव, धृति क्षमा द्यार्जव, फिर आएगा मितारोष, और लास्ट में मितार और शोच रख देना। धृति क्षमा द्यार्जव, मितार और शोच, ये 10 यम ऑटोमेटिकली पार्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मितार में 4 प्रकार का बताया गया है, 4-5 प्रकार का बताया है। सन्यासी को 8 ग्रास, वानप्रस्थ को 16 ग्रास, गृहस्थों को 32 ग्रास, और ब्रह्मचारी को आवश्यकता के अनुसार, और अन्य लोगों को पूर्ण आहार से कम। देखिए इसमें कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल है। सन्यासी 8 ग्रास लेंगे तो वानप्रस्थ उससे थोड़ा सा ज्यादा लेंगे 16 ग्रास, और उससे भी ज्यादा गृहस्थ लेंगे, वो ज्यादा ही काम करना पड़ेगा, है ना तो 32 ग्रास, और ब्रह्मचारी को आवश्यकता अनुसार लेंगे वो, और जो अन्य लोग आएंगे, ठीक है, जो घूम फिर रहे हैं हमारे जैसे, ठीक है वो आएंगे अन्य लोग में, मतलब अन्य लोग पूर्ण आहार से कम, ठीक है। अब देखते हैं नियम। नियम भी ऐसे ही याद रखना है, तप और संतोष, इसको ऐसे याद रखना 2 की लाइन में, तप और संतोष, आस्तिक्य दान। पहले इसको 4 को तो समेट ले, तप संतोष आस्तिक्य दान, ठीक है। फिर ये ईश्वर और सिद्धांत श्रवण, ये थोड़ा सा कनेक्टिंग है ना, और किताबों से कनेक्टिंग है। तो ईश्वर पूजा और सिद्धांत श्रवण, यानी शास्त्र का श्रवण, ठीक है। और इसको 4 को एक ही बार समेट लेना है, रीमति जप व्रत, रीमति जप व्रत, रीमति जप व्रत। री यानी क्या होता है, जो कोई भी शास्त्र का अलग टाइप से कोई प्रवचन दे रहा है, ठीक है, त्रुटियां बता रहा है, तो उसमें लज्जा करना, सिंपल है, ठीक है। तो रीमति जप व्रत, ये 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। जप में 3 टाइप आता है, उच्च, उपांशु और मानस। उच्च एकदम हाई जोर से बोलते हैं, उपांशु यानी थोड़ा सा धीरे, मतलब थोड़ा सा, बिल्कुल स्लोली थोड़ा सा, और मानस यानी बिल्कुल भी आगे निकलता है। तो उच्च से जो होता है वो 1000 उपांशु होता है, उससे जो होता है वो मानस 1000 गुना होता है, ठीक है। हम बताइएगा, इसमें कोई परेशानी हो तो बताइएगा। 51 चलते हैं। हठ प्रतिका में सातवाराम ने जिनको कुलीन मानते हैं उनके लक्षण है। अब किसको मानते हैं, अब ऑप्शन के अनुसार देना है आंसर। कुलीन तो इनको भी मानते हैं ना, शांति मुद्रा को भी, ऑप्शन के अनुसार आंसर देना है। तो मानते कुलीन समाधि, ऑप्शन ए सी और डी, गौमांस भक्षण और अमर वारुणी। हाँ, वेद अमर वारुणी, हाँ, धन्यवाद जी। ये 2 हमको सी और डी, सी और डी, ठीक है। अब इसको एक कर लेते हैं। और ये क्या है, ये सृष्टि संहारक, सोमपानम करोति और सोम कलापूर्ण, ये भी एक्सप्लेन कर लेते हैं, है ना। क्योंकि देखिए क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, पहले से तैयारी में रहना है हमको, ठीक है, कोई भी चीज के लिए। चलो, सो हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं अभी तुरंत। एचपी कुलीन किसको कहा गया है,
तो इसमें है, पहले इसको कुलीन वाला देख लेते ना। हाँ देख लीजिए इसमें ये सूत्र है 46। एक मिनट, पिबेत वारुणी यानी खेचरी मुद्रा में बताया है ना। तो खेचरी मुद्रा में 46 नंबर आता है। जो मुद्रा के पटल में यानी तृतीय पटल में 46 नंबर सूत्र है। गोमास भक्षयेनितम पिबेदम वारुणिम कुलीनम। देखिए कुलीनम तमहम मन्ये इतरे कुलघातनम, मतलब मन्ने यानी साताराम बोल रहे हैं जो इतर है इनके इतर जो है वो कुल घातक है, ठीक है। और जो भक्षण और भक्षयनितम पिबेतम वारोनि ये जो बताया गया है ये क्या है, कुलीन बता रहा है, ठीक है। सतोराम जी ने ये इनको कुलीन बोला गया है दोनों को। और बाकी जो है मन्य मतलब बोल रहे हैं इतर कुल घातक है, ठीक है। देखिए प्रतिदिन गोमांस का भक्षण करने वाला तथा अमर वारुणी का पान करने वाला मैं सतराम बोल रहा है कुलीन है, कुलीन मानता हूं, और उससे अन्य सभी कुल घातक है, ठीक है। हाँ अब बाकी जो था ना क्या बोलते, सोम कला पूर्ण देही, ये ऑप्शन में था, ई नंबर में है ना। इसको एक्सप्लेन करेंगे हम अभी जस्ट तुरंत, कुछ टाइम मिलेगा। लकड़ी रहने से अग्नि रहती है, तेल तेल उसी तेल और बात रहने से दिया रहता है ना। तेल और बात रहेगा तो दिया रहेगा, दिया यानी दिया नहीं बुझता है ना। उसी प्रकार सोमस्त्राव से पूर्ण साधक के शरीर को आत्मा नहीं छोड़ती, यानी जब सोमस्त्राव हमारे पूरे शरीर में रहेगा तो आत्मा हमें छोड़ेगी नहीं, उस शरीर को छोड़ेगी नहीं। इसीलिए बोला गया सोम कला यानी सोम, जो सोम मंडल को चंद्रमंडल भी बोला जाता है, उससे जो रस निकलता है वो अग्नि में नहीं खत्म होता, ठीक है, अग्नि में नहीं चला जाता। जो हम जीवा को गोभक्षण करेंगे तो हमारे जीवा पे पड़ेगा वो, ठीक है। तो हम उसका पूरा स्वाद लेंगे और हमारे पूरे शरीर में रखेंगे उस रस को, ठीक है, अमृत को। तो हमारा देही को हमारा आत्मा नहीं छोड़ेगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर। सोमपान करोति यह, अब यह सूत्र कहाँ पर आता है, देखिए यह सूत्र आता है आपका ऊर्ध्व जिह्वः स्थितो भूत्वा सोपपानम करोति यह। देखिए सोमपान करोति यह, ठीक है, ये आया है। मासार्धेन मासार्धेन न संदेयो मूर्तु जयति योगविता, यानी ऊर्ध्व जीवा करना है, यानी जीवा को ऊपर करके सोमपान करता है, वह आधे महीने में मृत्यु को जीत लेता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा कि सोमपान करोति यह, ठीक है, और इसका मीनिंग वानिंग या कुछ ऑप्शन में देगा कि इससे संबंधित क्या है, तो हमको ये चीज भी याद रखना है, ठीक है। अर्धमास और मृत्यु की जय होती है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ठीक। अब देखिए एक था ए नंबर पर था ना योगींद्र चक्र सम्मान, ये था, ये नहीं था, सॉरी, सृष्टि सहकारक, ये था ना ऑप्शन में, सृष्टि सहारकारक, यानी ये सूत्र ही है पूरा। योगी चक्र सम्मान्य सृष्टि संहारकारक न क्षुधा न तृष्णा निद्रा नेव आलस सजायते। योगिनी समूह द्वारा प्रशंसित सृष्टि संहार करने में सक्षम, जो भूख प्यास निद्रा और सुस्ती का अनुभव नहीं करता, ये शीतकारी प्राणायाम में बताया गया है, जो 55 नंबर सूत्र है के दूसरे उपदेश में, ठीक है।
कोई दिक्कत हो तो बताइए इसमें, तो आगे चलते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ अभी छोटा सा, ये 1-2 क्वेश्चन होंगे, खत्म कर लेंगे, बताना मुझे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो इसका भी हो गया एक्सप्लेन, सृष्टि संहार का भी, ये मतलब सारा हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो 52 में आते हैं हम। इसमें बताया गया है कि शिव के अनुसार, शिव संहिता के अनुसार नियम। ठीक है, तो ये मुझे ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगा, मेरा गलत भी हुआ इसमें। किसके किसके नियम याद रखेंगे, है ना। चलो, तो शिव संहिता के अनुसार याद रखना है अब हमें नियम, तो बताना इसका। सर 1 BCE। दूसरा 20 इसका आंसर मुझे भी पता नहीं है, 1 मिनट। कौन सा संतोष। नंबर? 52 नंबर ना, 52 नंबर, इसको देख लेते हैं। 52 नंबर, बी वाला ऑप्शन है। 52 नंबर यानी 5206, 5206, 5206 यानी 2 नंबर का। हाँ बराबर बोले आपने। AC यानी धृति, क्षमा और सोच। ठीक है, स्वाध्याय और संतोष नहीं आएगा। तप संतोष ये जो नियम में ही है, लेकिन तप संतोष जो है ना, योग सूत्र में भी है, और हमने वशिष्ठ संहिता में पढ़ा था शायद। सोच संतोष, हाँ संतोष और स्वाध्याय नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें देख लेते हैं। चलो, हाँ शिव संहिता के अनुसार नियम, यह सूत्र आता है 41। पता नहीं, शायद तीसरे पटल में। एक मिनट, पटल दिखा है, इसमें लिखा है क्या? नहीं है, शायद तीसरे पटल में होता है ये। ठीक है, देखिए, धृति, क्षमा, तप, सोच, ड्रीम ड्रीमर, तिरगुरु सेवनम, यानी मति है इसमें। ड्री यानी री वही है। ठीक है, ये री होता है, मति यानी बुद्धि होती है, यानी गुरु सेवनम। ठीक है, ये 3। ठीक, तो धृति, क्षमा, तप, सोच, इस तरह से याद रखना है। और रीमति गुरु सेवनम। देखिए, धृति यानी धैर्य होता है, क्षमा यानी क्षमा, तप यानी तप, सोच यानी सोच, री यानी लज्जा, मति यानी सात्विक बुद्धि, और गुरु सेवा। ठीक है, इसको कुछ टिक वाक बनाकर याद रख लेना है, आगे पूछ भी सकता है। ठीक है, बताइए इसमें कोई डाउट हो तो बताना है आप लोगों को, फिर आगे चलते हैं।